नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र बंगाल चुनाव का। नंदीग्राम सीट पर दोबारा होगी मतगणना। बेहद बड़ी खबर, क्या दोबारा मतगणना होगी नंदीग्राम सीट पर? तृणमूल कांग्रेस का चुनाव आयोग को पत्र, तत्काल वोटों की गिनती कराने की उठा दी मांग। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी पंचायत चुनाव, जाटलैंड में भाजपा को बड़ा नुकसान, दिख रहा है किसान आंदोलन का असर। जी हाँ दोस्तों, भाजपा को बड़ा झटका यूपी पंचायत चुनाव में जाटलैंड में देखने को मिल रहा है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जीत का जश्न, किसानों ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा हमारी मांगे नहीं मानी तो पूरे देश में भाजपा का बंगाल जैसा हाल हो जाएगा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान नाराज चल रहे हैं, इस वजह से भाजपा को बड़ा नुकसान होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बंगाल चुनाव, नंदीग्राम सीट पर दोबारा होगी मतगणना। टीएमसी का चुनाव आयोग को पत्र, तत्काल वोटों की गिनती कराने की मांग। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। हालांकि नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में एक बार फिर इस सीट पर दोबारा मतगणना की मांग तेज हो गई है। टीएमसी ने दोबारा मतगणना कराने की मांग की है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या नंदीग्राम सीट पर दोबारा वोटों की गिनती होगी? तृणमूल कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन कार्यालय पश्चिम बंगाल को पत्र लिखा है, जिसमें नंदीग्राम के वोटों की तत्काल दोबारा गिनती की मांग की गई है। इससे पहले खबर आई थी कि मतगणना कराने के टीएमसी के अनुरोध को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया था। नंदीग्राम में मतगणना के बाद ममता बनर्जी के 1956 वोटों से हार जाने की घोषणा की गई थी। उधर चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। टीएमसी ने 200 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी का सत्ता में आने का सपना चकनाचूर हो गया है। बीजेपी डबल डिजिट में भी सिमट गई है, जबकि बीजेपी की ओर से यह दावा किया गया था कि वह 200 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी। उम्मीदों पर पानी फिरने के बाद बीजेपी खेमे में मायूसी है। बीजेपी के कई बड़े नेताओं को भी इस चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी पंचायत चुनाव, जाटलैंड में दिख रहा किसान आंदोलन का असर, बीजेपी को भारी नुकसान। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन का असर जाटलैंड में देखने को मिल रहा है। रुझानों में बागपत और मथुरा में बीजेपी बुरी तरह पिछड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी कई जिलों का रुझान आना भी बाकी है। अगर बागपत और मथुरा कोई बानगी है और पंचायत चुनाव के जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में यह कोई इशारे दे रहा है, तो मान लीजिए कि न सिर्फ जाटलैंड में बीजेपी अपनी जमीन खो रही है, बल्कि अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी उसी रफ्तार से जाटों के बीच अपनी पैठ वापस बना रही है। बागपत और मथुरा का अगर यही रुझान जारी रहा और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, देवबंद और अलीगढ़ में भी जाट इलाकों में अगर बीजेपी पंचायत चुनाव हारती है, तो मान लीजिए कि किसानों ने जाट मुसलमान गठजोड़ कर बीजेपी का खेला कर दिया है। हालांकि अभी रुझान और नतीजे आने में कई घंटों का वक्त बाकी है, लेकिन बागपत और मथुरा के जाट बहुल इलाके यह इशारे कर रहे हैं कि बीजेपी ने किसान आंदोलन के बाद अपना काफी कुछ खो दिया है। जानकारी के मुताबिक बागपत की ज्यादातर सीटों पर आरएलडी आगे चल रही है और बीजेपी काफी पीछे है। वहीं मथुरा की आधी सीटों पर आरएलडी आगे है और बीजेपी पीछे, लेकिन यह अंतिम नतीजे नहीं है, यह शुरुआती रुझान है। बीजेपी को उम्मीद है कि रुझानों के बाद जो अंतिम नतीजे आएंगे उसमें जाटलैंड में भी बीजेपी अपनी ताकत बरकरार रख पाएगी। हालांकि पार्टी नेता इस मुद्दे पर कुछ भी बोलना नहीं चाह रहे हैं और आखिरी नतीजों का इंतजार करना चाहते हैं। लेकिन इतना साफ है कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और खासकर जाट बहुल इलाकों में बीजेपी भारी मुश्किल में है और इस मुश्किल की एक ही वजह है, वह है कृषि कानून और किसान आंदोलन। जानकारों के मुताबिक इस बार जाट और मुस्लिम वोट भी पंचायत चुनाव में कई जगहों पर साथ साथ दिखाई दे रहे हैं और यही बीजेपी के लिए इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल का सबब है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की भारी जीत और बीजेपी के बुरी तरह पिछड़ने के बाद अगर पश्चिमी यूपी में जाटलैंड में भी बीजेपी हारी, तो यह आने वाले सियासत के लिए बड़ा संदेश होगा। बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है और बीजेपी के लिए यह चुनाव कहीं से आसान नहीं दिखाई दे रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जीत का जश्न, किसानों ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा हमारी मांगे नहीं मानी तो पूरे देश में होगा बंगाल जैसा हाल। जी हाँ दोस्तों, केएमपी केजीपी इंटरचेंज पर कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा किसानों का धरना रविवार को भी जारी रहा। धरने में पश्चिम बंगाल में टीएमसी पार्टी की जीत के उपलक्ष्य में विजय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों को मांगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज देश की जनता केंद्र सरकार को नकार चुकी है। सभी वर्ग सरकार की नीतियों से परेशान है। यदि सरकार ने किसान आंदोलन का नजरअंदाज किया तो पूरे देश में पश्चिम बंगाल जैसा हाल होगा। किसान संघर्ष लोहा चौक पर चल रहे धरने की अध्यक्षता दरियाब सिंह गहलोत ने की।
जबकि संचालन राजकुमार ओलिहान ने किया। इस अवसर पर किसान नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण देश की जनता पार्टी को नकार चुकी है। पश्चिम बंगाल चुनाव में आए नतीजे ने साबित कर दिया है कि सरकार पूरी तरह से फेल रही है। चुनाव में भाजपा सरकार को जनता ने सबक सिखाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में सरकार की छवि बहुत खराब हुई है। सरकार को किसान आंदोलन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। किसान आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। यदि सरकार ने किसानों की मांगों नहीं माना तो पूरे देश में बंगाल जैसा हाल होगा। धरने को किसान नेता रूपराम तेवतिया, राजेंद्र सिंह धर्रोट, रोशन लाल अल्लिका, हुकम सिंह अटोहा, बुद्धि औरंगाबाद, डालचंद कलसाड़ा, अच्छे लाल जोधपुर, करतार औरंगाबाद, जगदीश रावत, करतार मटनाका, धर्मवीर भंगुरी मुख्य रूप से मौजूद। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना को काबू करने के लिए लॉकडाउन पर विचार करे केंद्र, सुप्रीम कोर्ट की नसीहत। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर को काबू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से लॉकडाउन पर विचार करने की बात कही है। रविवार रात सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केंद्र और राज्य सरकारों से सामूहिक समारोह और सुपर स्प्रेडर कार्यक्रमों पर रोक लगाने पर विचार करने का आग्रह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से कहा है कि वे लोक कल्याण के हित में दूसरी लहर के वायरस पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन लगाने पर विचार कर सकते हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में स्थिति को गंभीर होते देख सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही मामले को संज्ञान लेते हुए कहा कि अगर किसी मरीज के पास किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश का स्थानीय पता प्रमाण पत्र या आईडी प्रूफ नहीं है तो भी उसे हॉस्पिटल में भर्ती करने और जरूरी दवाएं देने से मना नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इस संबंध में 2 हफ्ते के भीतर अस्पताल में भर्ती होने संबंधी राष्ट्रीय नीति लाए। कोर्ट ने कहा कि यह नीति सभी राज्य सरकारों की ओर से मानी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जब तक नीति नहीं बनती है तब तक किसी भी मरीजों को बिना स्थानीय एड्रेस प्रूफ या आईडी प्रूफ के भी हॉस्पिटल के भर्ती होने से नहीं रोका जा सकता है। वहीं दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली की ऑक्सीजन की आपूर्ति 3 मई की मध्यरात्रि या उससे पहले ठीक करा ली जाए। केंद्र सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई की व्यवस्था राज्यों से विचार विमर्श से तैयार करे। साथ में इमरजेंसी प्रयोजनों के लिए ऑक्सीजन का स्टॉक और आपातकालीन ऑक्सीजन साझा करने की जगह डिसेंट्रलाइज करें। इसके साथ साथ सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को कोरोना वायरस की वैक्सीन का मूल्य निर्धारण और उसकी उपलब्धता, ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की उपलब्धता पर फिर से विचार करना चाहिए। बता दें कि राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। पिछले कुछ दिनों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई मरीजों की मौत हो चुकी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को आदेश, 2 दिन के अंदर दिल्ली की ऑक्सीजन की कमी पूरी की जाए। जी हां दोस्तों, दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों से ऑक्सीजन की भारी कमी की बात सामने आ रही है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली के लिए हो रही ऑक्सीजन की कमी को 2 दिन के अंदर पूरा करें। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई में जो कमी पड़ रही है उसे 3 मई की रात या उससे पहले ही पूरा कर लिया जाना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र से ये भी कहा कि 4 दिन के अंदर इमरजेंसी स्टॉक्स तैयार कर लिए जाने चाहिए। प्रतिदिन की जो चीजें हैं, राज्यों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई की जो नीति है उसे दोबारा से तैयार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार ऐसी कोई नीति नहीं बना लेती तब तक किसी भी मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती होने से और आवश्यक दवाइयां लेने से किसी भी राज्य में इनकार नहीं किया जा सकता है, भले ही उसके पास निवास प्रमाण पत्र ना हो। अगर उसके पास पहचान पत्र भी ना हो तब भी कोविड संबंधित आवश्यक चीजों से उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया है कि राज्यों के साथ मिलकर ऑक्सीजन के बफर स्टॉक्स तैयार किए जाने चाहिए और इमरजेंसी स्टॉक की लोकेशन का विकेंद्रीकरण करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि केंद्र को अस्पतालों में भर्ती होने की नीति को 2 हफ्ते के अंदर तैयार कर लेना चाहिए, जिसे राज्यों द्वारा भी फॉलो किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि राज्यों और केंद्रों को सभी अधिकारियों को निर्देश दे देना चाहिए कि सोशल मीडिया पर मदद मांगने वाले किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाएगा, अन्यथा कोर्ट इसे अपनी अवमानना मानते हुए कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम सब जानते हैं लॉकडाउन का सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है, खासकर सबसे गरीब तबके पर। इसलिए किसी भी तरह का लॉकडाउन लगाने से पहले उन लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल चुनाव, एनसीपी ने गृह मंत्री अमित शाह से पूछा कब दे रहे हैं इस्तीफा। जी हां दोस्तों, जनादेश को लोकतंत्र में जनमत संग्रह बताते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए उन्हें पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए प्रचार के दौरान दिए गए उनके कथित बयान की याद दिलाई। राकांपा के प्रवक्ता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने ट्वीट किया, पश्चिम बंगाल में हिंसा के दौरान ममता दीदी ने अमित शाह से इस्तीफा मांगा था। उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ लोगों के कहने पर इस्तीफा दूंगा। लोकतंत्र में चुनाव एक जनमत संग्रह
है और आज यह उनके खिलाफ है, तो आप कब इस्तीफा दे रहे हैं श्रीमान अमित शाह? तृणमूल कांग्रेस बंगाल में 292 सीटों में से 202 पर आगे है। नतीजों और रुझानों के मुताबिक ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस बंगाल में 292 सीटों में से 202 पर आगे है, जबकि जीत के लिए जरूरी आंकड़ा 147 का है। वहीं बीजेपी के खाते में 81 सीटें जाती दिख रही हैं। बता दें 2016 में ममता बनर्जी की पार्टी ने 211 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार के चुनाव में शाम 5 बजे तक के रुझानों के अनुसार ममता बनर्जी की पार्टी 210 सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है। रविवार शाम को 5 बजे के रुझानों को देखें तो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 210, बीजेपी को 80 और कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट हासिल होती दिख रही है। मतगणना के शुरुआती रुझानों में टीएमसी और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही टीएमसी बढ़त बनाती चली गई और बीजेपी पिछड़ती चली। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल के नतीजों का असर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव और आम चुनाव पर पड़ेगा, यशवंत सिन्हा। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। सिन्हा ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और बंगाल के भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के इस्तीफे की भी मांग की। सिन्हा ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले आम चुनाव पर भी पड़ेगा। सिन्हा ने कहा कि देश के लोग केंद्रीय नेतृत्व में बदलाव चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय और दिलीप घोष को भी ऐसा ही करना चाहिए। सिन्हा ने आरोप लगाया कि भाजपा के इन नेताओं ने झारखंड और आसपास के जिलों से भीड़ लाकर पश्चिम बंगाल में भारी जनसमर्थन का दावा किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के साथ ही एक नई लड़ाई का आगाज, विपक्षी एकजुटता का सुर फिर तेज। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के साथ ही एक नई लड़ाई का आगाज भी हो गया है। इसमें भाजपा व राजग के मुकाबले बाकी सभी को एकजुट करने की कवायद कितनी तेज होगी यह तो वक्त बताएगा, लेकिन यह तय है कि अब जंग बहुत आक्रामक व तीखी होगी। न सिर्फ चुनावी या प्रादेशिक बल्कि राष्ट्रीय और रोजमर्रा की राजनीति में भी ममता बनर्जी भाजपा के सबसे मुखर विरोधी के रूप में स्थापित। फिलहाल ममता बनर्जी ने खुद को भाजपा के सबसे मुखर विरोधी के रूप में स्थापित कर लिया है। जिस तरह बंगाल में चुनाव के दौरान भी राजनीतिक हिंसा का दौर जारी रहा था, उसमें यह आशंका और भी गहरा गई कि अब सत्ता को स्थापित करने के लिए एक बार फिर हिंसक घटनाएं बढ़ सकती हैं। भाजपा का ऐतिहासिक विस्तार। बहरहाल ममता ने जो बढ़त ली है, उसके बाद कुछ अन्य नेताओं व दलों की ओर से भी मुख्य विपक्ष दिखने की कवायद तेज हो सकती है। इसका सीधा और सरल रास्ता है कटु वार, तीखे बोल। कांग्रेस के लिए यह थोड़ा और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि अब ममता जैसी प्रखर नेता सामने खड़ी हो गई है। यूं तो भाजपा के खिलाफ गोलबंदी उसी वक्त से शुरू हो गई थी जब पार्टी केंद्र में पूर्ण बहुमत के साथ आई थी और फिर एक एक कर दूसरे राज्यों में ऐतिहासिक विस्तार हुआ। बिहार को छोड़कर कोई समीकरण भाजपा के जादू के सामने नहीं टिक सका। पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार में जेडीयू और राजद जैसे विरोधी दलों का एकजुट होना, उत्तर प्रदेश में एक दूसरे के दुश्मन सपा और बसपा का हाथ मिलाना, असम में कांग्रेस और एआईयूडीएफ का एक होना जैसे कुछ उदाहरण भी हैं, लेकिन बिहार को छोड़कर कोई समीकरण भाजपा के जादू के सामने नहीं टिक सका। सियासी कड़वाहट और खटास। सियासी मजबूरी ने विपक्ष को एकजुट नहीं होने दिया। अधिकतर अवसरों पर विपक्षी दलों की अपनी सियासी मजबूरी ने उन्हें कभी एकजुट नहीं। दौर की राजनीति में एक बात बहुत खुलकर देखी और वह है सियासी कड़वाहट और खटास। संभवतः इसका एक बड़ा कारण यह है कि विपक्ष बार बार बौना साबित होता रहा है। बंगाल ने उसी खटास को और ज्यादा आंच दे दी है। तृणमूल की ओर से भी खटास तब बढ़ी जब 2019 में भाजपा ने उसकी लगभग आधी सियासी जमीन छीन ली थी। विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा साबित करने को नेताओं में हो सकती है प्रतिस्पर्धा। कहा जा सकता है कि फिलहाल विपक्ष की पहली पहचान ही कड़वाहट होगी और इसके लिए विपक्ष के नेताओं में आपसी प्रतिस्पर्धा भी दिख सकती है। ममता के साथ साथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना और बिहार में लालू प्रसाद की पार्टी राजद ऐसे दल हैं जो मुख्य विपक्ष के रूप में देखे जाते हैं। इन चारों की यह विशेषता भी है कि वह सीधा वार करते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। न तमिलनाडु मिला न केरल में असर, बीजेपी के लिए दूर है दक्षिण। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों के चुनावी नतीजों में अब ये तस्वीर लगभग साफ हो गई है कि कहां किसकी सरकार बनने जा रही है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर वापसी कर रही है, तो असम में बीजेपी अपनी सत्ता बचा रही है। तमिलनाडु में इस बार परिवर्तन हो रहा है, यहाँ बीजेपी गठबंधन पिछड़ गया है। वहीं केरल में लेफ्ट गठबंधन भी आसानी से सरकार से वापसी कर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी एनडीए पीछे चल रहा है। ये नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए दक्षिण अब भी दूर है। तमिलनाडु की 234 सीटों पर सत्ताधारी एआईएडीएमके और डीएमके के बीच ही मुकाबला है। डीएमके यहां कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, जबकि एआईएडीएमके और बीजेपी का गठजोड़ है। एआईएडीएमके की जयललिता की विरासत को ई पलानीस्वामी को आगे बढ़ा रहे हैं और इस बार के चुनाव में उन्होंने बीजेपी से गठजोड़ कर पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे का भी इस्तेमाल किया। बीजेपी ने भी पूरी ताकत के साथ तमिलनाडु में चुनाव लड़ा, बावजूद इसके डीएमके पिछड़ रही है। शाम 5:30 बजे तक डीएमके गठबंधन 142 और एआईएडीएमके गठबंधन 88
सीटों पर आगे चल रहा था, यानी डीएमके गठबंधन बहुमत के आंकड़े 118 से आगे निकल गया है। केरल में भी नहीं मिला बीजेपी को सहारा। दक्षिण भाजपा में केरल भी ऐसा राज्य है जहां बीजेपी अपने अस्तित्व को स्थापित करने की लंबे समय से कोशिश कर रही है। यहां बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हिंसा में मौत की खबरें भी आती रहती हैं। पार्टी लगातार अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही है। मौजूदा चुनाव में बीजेपी ने विजय यात्रा के साथ चुनाव प्रचार का आगाज किया था, लेकिन चुनाव नतीजे बेहद निराशाजनक रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी को 12% तक वोट मिला था और वो महज एक सीट पर जीत दर्ज कर पाई थी। इस बार भी स्थिति यही नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन शाम 5:30 बजे तक एक सीट पर ही आगे है। ये हालात तब है जबकि बीजेपी ने केरल में इस बार माला मंदिर के मुद्दे पर खुलकर जनता का समर्थन किया था, साथ ही लव जिहाद कानून की बात भी कही थी। दूसरी तरफ कांग्रेस गठबंधन को हालांकि यहां जीत मिलती नजर नहीं आ रही है, लेकिन उसका प्रदर्शन बेहतर है। शाम 5:30 बजे तक के आंकड़ों के हिसाब से लेफ्ट गठबंधन एलडीएफ 93 सीटों पर और कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ 43 सीटों पर आगे चल रहा है। यानी तमिलनाडु हो या केरल या फिर केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, तीनों ही दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी को निराशा हाथ लगी है, जबकि पूर्वोत्तर के असम में उसे सत्ता मिल रही है और बंगाल में उसे फायदा तो हुआ है, मगर उम्मीद से कहीं पीछे रह गई है। बीजेपी के पास दक्षिण में सिर्फ एक कर्नाटक ऐसा राज्य है जहां उसका सियासी आधार है। वहां फिलहाल बीजेपी की ही सरकार है। 2019 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना और कर्नाटक छोड़कर बीजेपी का खाता भी नहीं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों का कोविड-19 टीकाकरण सोमवार से। जी हां दोस्तों, कोविड-19 टीकाकरण का तीसरा और सबसे विस्तृत चरण सोमवार को शुरू होगा, जिसमें 18 से 45 साल आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाया जाएगा। एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि इस श्रेणी में करीब 90 लाख लोग टीका लगवाने के लिए पात्र होंगे। टीकाकरण के लिए 77 स्कूलों में 5-5 टीकाकरण बूथ बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि लोगों को बड़ी संख्या में टीका लग सके, इसके लिए स्कूलों में केंद्र बनाए जा रहे हैं। फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी में करीब 500 केंद्रों पर 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि 18 से 45 साल आयु वर्ग के लोगों को टीका लगवाने के लिए पहले से पंजीकरण कराना होगा। वह सीधे केंद्र पर जाकर टीका नहीं लगवा सकते हैं। 3 बड़े निजी अस्पतालों अपोलो, फोर्टिस और मैक्स ने 18 से 45 साल आयु वर्ग के लोगों के लिए शनिवार से टीकाकरण शुरू कर दिया है। दिल्ली सरकार ने उत्पादकों से टीके की 1.34 करोड़ खुराक खरीदी है, जो अगले 3 महीने में उसे मिलेगी। इनमें से 67 लाख खुराक पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने खरीदी गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। असम, वोटिंग के बीच मतदान केंद्र पर मिली इस्तेमाल न की गई ईवीएम जांच शुरू। जी हां दोस्तों, असम के हैलाकांडी जिले में शनिवार शाम को एक मतगणना केंद्र परिसर में एक पेटी में एक ईवीएम मिली, जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया कि बिना इस्तेमाल वाली ईवीएम मिलने पर जिला निर्वाचन अधिकारी मेघनिधि दहल निर्वाचन अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मशीन के बारे में पूछताछ की। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार भी घटनास्थल पर पहुंच गए। जांच में पाया गया कि मतदान वाले दिन अतिरिक्त मशीन के तौर पर इस ईवीएम को रखा गया था और यह गलती से मतगणना केंद्र पर पहुंच गई। विज्ञप्ति में बताया गया कि मशीन पर कोई भी मत नहीं डाला गया। मशीन को चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के सामने खोला गया तो इस बात से संतुष्टि हुई कि इसका कोई दुरुपयोग नहीं किया गया। ईवीएम को फौरन उपायुक्त कार्यालय में स्थित ईवीएम भंडार गृह भेजा गया। विज्ञप्ति में दहल के हवाले से कहा गया कि अतिरिक्त मशीन के तौर पर रखी गई ईवीएम एक पेटी में पाई गई, जिसे मतदान केंद्र ले जाया गया था। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार इस बात को संतुष्ट थे कि यह ईवीएम थी और इसमें कोई मत नहीं डाला गया। बाद में मशीन को ईवीएम भंडार गृह लाया गया और सुरक्षित रख दिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक में भाजपा हुई आगे तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कांग्रेस। जाने झारखंड की ताजा स्थिति। जी हां दोस्तों, देश में आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के साथ ही 12 अन्य राज्यों में 14 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट भी आ रहे हैं। मतगणना शुरू हो गई है। कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में हुए उपचुनाव के परिणाम आज आ रहे हैं। देश में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ इन राज्यों में हुए उपचुनाव पर भी सभी की निगाहें बनी हुई हैं। कर्नाटक की 2 विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव पर की मतगणना भी जारी है। बेलगाम लोकसभा सीट से कांग्रेस के सतीश लक्ष्मण राव जारकीहोली आगे चल रहे थे, लेकिन अब इस सीट से भाजपा आगे हो गई है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्रमिका रायथू आगे चल रही हैं। वहीं केरल के मल्लपुरम में भारतीय संघ मुस्लिम लीग आगे चल रही है। उधर तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कांग्रेस आगे चल रही है। झारखंड में मधुपुर विधानसभा सीट से हुए उपचुनाव में झामुमो नेता हाफिजुल हसन आगे चल रहे हैं। फिलहाल सभी की यहां पर नजरें
नजरें बनी हुई हैं। वहीं मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मिजोरम, नागालैंड और उड़ीसा की एक एक सीट पर नतीजे आएंगे। वहीं इसी के साथ कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की एक एक लोकसभा सीट के नतीजे पर भी सबकी निगाहें हैं, जहां सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल चुनाव, अखिलेश यादव बोले दीदी की जीत भाजपा के दीदी ओ दीदी का मुंहतोड़ जवाब। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार तीसरी बार बनना लगभग तय हो गया है। रुझानों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी 202 सीटों पर आगे है। इस पर खुशी व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की नफरत की राजनीति को हराने वाली जागरूक जनता, जुझारू नेता ममता बनर्जी व टीएमसी के समर्पित नेताओं व कार्यकर्ताओं की हार्दिक बधाई। उन्होंने आगे लिखा कि ये भाजपाइयों के एक महिला पर किए गए अपमानजनक कटाक्ष दीदी ओ दीदी का जनता द्वारा दिया गया मुंहतोड़ जवाब। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।